आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पाइपलाइनिंग। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने के लिए पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। तो देखो, पाइपलाइनिंग को पढ़ने से पहले एक चीज़ पहले ये पता होनी चाहिए कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी नहीं होती है। हर एक माइक्रो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन या डेटा होता है वो बाहर किसी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, प्रोसेसर के पास नहीं होता है। तो प्रोसेसर को जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले वो मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन के डेटा को फेच करता है और फेच करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक। तो फेचिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन के डेटा को मेमोरी से प्रोसेसर के अंदर लेके आते हैं और फिर प्रोसेसर के अंदर उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। तो देखो, बेसिकली मेमोरी से जब डेटा प्रोसेसर के पास आता है तो फेचिंग के बाद उस इंस्ट्रक्शन का डिकोड होता है, मतलब डिकोडिंग किया जाता है और उस इंस्ट्रक्शन के डिकोड होने के बाद प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो स्टार्टिंग के लिए हम डिकोडिंग के प्रोसेस को सेपरेटली नहीं लेंगे, इन्हीं दोनों के साथ कंसीडर करेंगे और केवल दो मेन ऑपरेशन मानेंगे, फेचिंग और एग्जीक्यूशन। तो पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप इससे एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मान लो कि मेरे पास दो कारपेंटर शॉप हैं, कारपेंटर 1 एंड कारपेंटर 2। कारपेंटर 1 का जो काम करने का तरीका है वो अलग है और कारपेंटर 2 का जो काम करने का तरीका है वो कारपेंटर 1 से अलग है। कारपेंटर 1 का रूल क्या है? वो पहले लकड़ी से एक चेयर बनाता है, चेयर फॉर्मेशन करता है और फिर उसे दूसरे यूनिट में कलर होने के लिए देता है, चेयर कलरिंग के लिए देता है। तो उसका रूल ये है कि जब तक मेरा पहला चेयर का पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम दूसरे चेयर पे काम शुरू नहीं करेंगे। तो इसके लिए वो क्या करता है, पहले चेयर को फॉर्म करता है, पहला चेयर बनाता है और उसके बाद उस चेयर की कलरिंग होती है और तब तक दूसरा चेयर बनाने का काम शुरू नहीं होता है। तो पहले वो चेयर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, चेयर बनाएगा और फिर उस चेयर की कलरिंग करेगा। जब कलरिंग करके ये चेयर बाहर आ जाएगी तब जाके वो दूसरा चेयर बनाने का काम शुरू करेगा। तो फिर क्या होगा, वो दूसरा चेयर आएगा, दूसरा चेयर बनेगा, दूसरा चेयर कलरिंग होगा और वो जब बन जाएगा, कलरिंग हो जाएगा, तब जाके कहीं तीसरा चेयर बनने के लिए कारपेंटर के पहले यूनिट के पास आएगा। तो जब आप ये प्रोसेस देखोगे तो क्या होगा, पहला चेयर फॉर्म हुआ, पहला चेयर कलर हुआ, फिर दूसरा चेयर फॉर्म हुआ, दूसरे चेयर की कलरिंग हुई, फिर तीसरा चेयर फॉर्म हुआ, तीसरा चेयर फॉर्म हुआ, तीसरे चेयर की कलरिंग हुई, फिर चौथा चेयर फॉर्म हुआ और चौथे चेयर की कलरिंग हुई। तो ये प्रोसेस क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ कारपेंटर 2 के पास। अब कारपेंटर 2 का रूल क्या है कि जब वो चेयर 1 को कंप्लीट कर लेता है और उसे कलरिंग के लिए दे देता है, मतलब फॉर्मेशन कंप्लीट है और वो चला गया कलरिंग के लिए। अब जैसे ही चेयर 1 कलरिंग के लिए चला आता है वो चेयर 2 को फॉर्मेशन के लिए भेज देता है, मतलब जो दूसरा चेयर है वो बनना शुरू हो जाएगा। कब? जब पहला चेयर कलर हो रहा होगा। तो जब पहला चेयर कलर हो रहा होगा उसी टाइम दूसरा चेयर क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। अब जब दूसरा चेयर कलर होने के लिए जाएगा उसी टाइम क्या होगा, तीसरा चेयर फॉर्मेशन के लिए आ जाएगा पहले यूनिट के पास। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, कोई भी यूनिट खाली नहीं बैठी हुई है। जिस टाइम कलरिंग का काम चल रहा है उसी टाइम पैरेलली आप क्या कर रहे हो, तो जो चेयर फॉर्मेशन का काम है वो भी चल रहा है। तो प्रीवियस चेयर का क्या हो रहा है, कलरिंग हो रहा है, तो नेक्स्ट चेयर क्या हो रहा है, वो बनना शुरू हो चुका है। तो अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखो तो क्या है कि कारपेंटर 1 के पास जब कलरिंग का काम हो रहा होता है तो उसके जो फॉर्मेशन के
जो लोग होंगे वो क्या होंगे, खाली बैठे हुए होंगे। अब अगर लोग खाली बैठे हैं तो वो एक तरह से क्या है, नुकसान है कारपेंटर 1 के लिए, ठीक है, मतलब नुकसान है। और कारपेंटर 2 पे देखोगे तो वो क्या है कि जब कलरिंग का काम हो रहा है तो वो साथ साथ क्या कर रहा है, चेयर भी फॉर्म करते जा रहा है। तो उसके जो मजदूर, जो उसके मतलब कारपेंटर हैं, वो बैठे हुए नहीं हैं, वो साथ साथ काम करते जा रहे हैं। तो जो चेयर का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, स्पीड, फास्ट होगा, ठीक है। कैसे फास्ट होगा, तो देखो जब चेयर 1 का फॉर्मेशन होगा और चेयर 1 का कलरिंग हो रहा होगा, उसी टाइम क्या होगा, चेयर 2 जो है वो फॉर्म हो रहा होगा। जब तक में चेयर 1 का कलरिंग होगा तब तक में चेयर 2 जो है वो बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। फिर जब चेयर 2 का कलरिंग हो रहा होगा तो चेयर 3 क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। फिर चेयर 3 का कलरिंग हो रहा होगा, फिर चेयर 3 का कलरिंग हो रहा होगा तो उसी टाइम में चेयर 4 क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। फिर चेयर 4 की कलरिंग हो जाएगी, ठीक। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो टाइम कितना लगा, पहले चेयर का फॉर्मेशन, फिर जब दूसरे चेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, सॉरी पहले चेयर का कलरिंग हो रहा था तो दूसरे चेयर का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या हुआ, पहले चेयर के कलरिंग के टाइम के बराबर हो गया। फिर जब दूसरे चेयर की कलरिंग हो रही थी उसी टाइम में तीसरे चेयर का फॉर्मेशन पूरा हो गया, तो क्या हो गया, ये CC2 हो गया। ये तीसरे चेयर के कलरिंग के टाइम के बराबर हो गया। तो जब टोटल टाइमिंग हम देखेंगे तो टोटल टाइम कितना लगा, CF1, CC1, CC2, CC3 एंड CC4। तो क्या हो रहा है देखो, पहले चेयर का फॉर्मेशन, पहले चेयर का कलरिंग, और जब पहले चेयर का कलरिंग हो रहा होगा तभी क्या हुआ होगा, दूसरे चेयर का फॉर्मेशन पूरा हो गया होगा। फिर जब दूसरे चेयर की कलरिंग हो रही है उसी टाइम क्या हुआ होगा, तीसरे चेयर का फॉर्मेशन पूरा हो गया होगा। यही प्रोसेस क्या होगा, साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, सब एक साथ चलते रहेंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा था, देखो फॉर्मेशन कलरिंग, फॉर्मेशन कलरिंग, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा था। इसके अंदर देखो, इसके कंपैरिजन में टाइम कम लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गया है तो अब आते हैं 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। देखो 8085 माइक्रो प्रोसेसर नॉन पाइपलाइन माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब इसमें पाइपलाइनिंग नहीं होता है। अब इसको कारपेंटर 1 से कंपेयर करो। कारपेंटर 1 के पास क्या था कि जब तक एक चेयर का काम कंप्लीट नहीं होगा ये दूसरे चेयर पे काम नहीं शुरू कर सकता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली आप कारपेंटर 1 को ऐसे समझो कि कारपेंटर 1 के पास मान के चलो एक सिंगल रूम है, सिंगल रूम, ठीक है। अब सिंगल रूम में प्रॉब्लम क्या है कि उसे एक ही रूम में क्या करना है, चेयर बनाना भी है और उसे कलरिंग भी करना है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करता है, दोनों काम जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक दूसरा चेयर बनाने का काम शुरू नहीं करेगा, ठीक है। दोनों एक ही यूनिट में है तो एक ही यूनिट में वो दोनों काम को करता है, फॉर्मेशन और कलरिंग का, उसके बाद जाके वो अगले चेयर को बनाना शुरू करता है। उसी तरह से 8085 माइक्रो प्रोसेसर में केवल सिंगल यूनिट है और उसी के अंदर फेचिंग और एग्जीक्यूशन होता है। तो जब तक पहले यूनिट के अंदर फेचिंग और एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर सकता है। तो पहला इंस्ट्रक्शन फेच होगा, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तब दूसरे इंस्ट्रक्शन का जो डेटा है वो फेच होगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब तक पहला इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से नहीं एग्जीक्यूट होगा तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो जब 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जब आप फेचिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फेचिंग के लिए क्या बसेस की ज़रूरत होती है, और जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उस समय आपके जो ये बस है ना ये फ्री है, ये फ्री है, इनका काम फेचिंग करना है। फेचिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन जिस टाइम में हो रहा होता है उस टाइम में फेच तो हो नहीं रहा है, तो फेच नहीं होने की वजह से ये बस क्या है, फ्री है। और अगर बसेस फ्री हैं इसका मतलब है कि हम बस को दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें
तो जिस टाइम में एग्जीक्यूशन हो रहा है उस टाइम में बस को यूज किया जा सकता है। तो अब 8086 इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। 8086 के अंदर क्या है कि 2 यूनिट्स है, दोनों यूनिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो एक यूनिट फेचिंग करता है और दूसरा यूनिट एग्जीक्यूशन करता है। तो एक यूनिट के फेचिंग करने से क्या होता है कि जब आप पहला इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच करते हो और वो एग्जीक्यूशन के लिए चला जाता है, उसी टाइम दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच हो जाता है। जितने टाइम में ये पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, फेच हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो तीसरा इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगा। तो कुछ देखो ऐसा ही प्रोसेस बनेगा। जो प्रोसेस कारपेंटर 2 का था वही प्रोसेस क्या होगा 8086 का बनेगा। कैसे देखो, मान लो कि जब पहला इंस्ट्रक्शन फेच हुआ और पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसी टाइम में क्या हुआ, दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच हो गया। जब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था उसी टाइम में दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच हो गया। फिर जब दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था उसी टाइम में क्या हुआ, तीसरा डेटा फेच हो गया। और जब तीसरा डेटा एग्जीक्यूट हो रहा था तो चौथा डेटा फेच हो गया। तो आप देखो पहले के लिए फेचिंग में जो 1 का टाइम था पहले इंस्ट्रक्शन का वो लगा, लेकिन जब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था उसी टाइम में तो दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच हो गया। तो दूसरे इंस्ट्रक्शन के फेचिंग को टाइम को अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से तीसरे में देखो, जब दूसरे इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा था तो तीसरे का फेचिंग कंप्लीट हो गया। तो तीसरे के फेचिंग को अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम में ही आएगा। तो ये E2 हो जाएगा, फिर इस तरह से ये E3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या होगा, F1 E1 E2 E3 ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम क्या हो जाएगा, देखो फेचिंग, एग्जीक्यूशन, 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 एग्जीक्यूशन। वही 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर क्या था, फेचिंग, एग्जीक्यूशन, उसके बाद फिर फेचिंग, एग्जीक्यूशन, फिर एग्जीक्यूशन के बाद तीसरे इंस्ट्रक्शन का फेचिंग, फिर एग्जीक्यूशन, फिर चौथे इंस्ट्रक्शन का फेचिंग, फिर उसका एग्जीक्यूशन। तो इसके अंदर आप देखो कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उससे कम टाइम लग रहा है 8086 के अंदर, ठीक। तो पाइपलाइनिंग का बेसिकली क्या मतलब है, पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि अगर किसी काम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं तो आप एक काम को ख़त्म करने के लिए हर प्रोसेस को ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते। जैसे ही काम दूसरे प्रोसेस में जाएगा उसका पिछले प्रोसेस में क्या होगा, काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर 3 यूनिट हैं तो तीनों यूनिट काम ख़त्म होगा तब जाके दूसरा काम शुरू होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अगर 3 यूनिट है तो जैसे ही पहले का काम ख़त्म होकर पहला काम दूसरे में जाएगा, ये यूनिट दूसरे काम को ले लेगा और ये दूसरे में पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, ये इसमें पहुंचेगा और ये तीसरे काम को ले लेगा, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे यूनिट साइमल्टेनियसली काम करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि पूरा काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होगा, ठीक है। एक काम ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि दूसरा शुरू होगा, एक काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा दूसरा काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इसमें खाली नहीं बैठेगा, ठीक है। तो देखो 8086 का जो पाइपलाइनिंग प्रोसेस है वो 2 स्टेज पाइपलाइनिंग था। 2 स्टेज कैसे था, तो एक फेचिंग, एक एग्जीक्यूशन, पहला एक एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा फेच हो रहा होगा। अब इसके आगे जो पाइपलाइनिंग है वो है 3 स्टेज पाइपलाइनिंग। 3 स्टेज पाइपलाइनिंग क्या है, तो उसके अंदर हम 3 स्टेज में काम करते हैं। जिस डिकोडिंग को हम पहले फेचिंग और एग्जीक्यूशन के साथ मिला कर ले रहे थे, अब उसे अलग से एक यूनिट में डाल देंगे, ठीक। तो अलग यूनिट डालने में क्या होगा, जो फेचिंग, डिकोड और एग्जीक्यूशन का सपोज करो पहले फेचिंग और एग्जीक्यूशन का जो 10 मिनट टाइम था, मान लो वो 5-5 मिनट मान के चल रहे थे, तो अब फेचिंग, डिकोड और एग्जीक्यूशन का टाइम मान लो कि 3-3 मिनट है, 3.33 मिनट है सबका। तो अब क्या होगा, देखो जिस टाइम में 3 स्टेज पाइपलाइनिंग के अंदर जिस टाइम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाएगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन डिकोड होने चला जाएगा और तीसरा इंस्ट्रक्शन फेच होने के लिए चला जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एक साइकिल में देखो 3 इंस्ट्रक्शन एक काम कर रहे हैं, 3 इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस शुरू हो चुका है, ठीक है। एक फेच, दूसरा डिकोड और तीसरा एग्जीक्यूट हो रहा है।
ठीक है। इसी तरह से अगर 4 स्टेज पाइपलाइनिंग के अंदर चले जाएंगे तो 4 इंस्ट्रक्शन एक साथ प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो 8086 के लिए हमें 2 स्टेज पाइपलाइनिंग हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद इसको आज हम ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में 8086 के मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, उसका मेमोरी कैसा होता है। ठीक है, थैंक यू।